हेलो बच्चे लोग, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी मस्त चल रही होगी। तो आपके प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आपके आंसर राइटिंग को काफ़ी बेहतर बनाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज and find the expression or condition of a balanced Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone bridge. सर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चा लोग? व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड फाइंड द एक्सप्रेशन और कंडीशन ऑफ ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बच्चे लोग? सर व्हीटस्टोन ब्रिज तो बहुत ही आसान चीज है सर। व्हीट माने तो सर गेहूं होता है, स्टोन माने सर पत्थर होता है और ब्रिज माने तो सर पुल होता है। तो सर क्या करना है? तो सर गेहूं को पहले बना दीजिए पत्थर और पत्थर पर बना दीजिए सर पुल, हो गया सर। चलो शैतान बच्चे लोग, इतना आसान चीज आपके बोर्ड एग्जाम में पुल के बारे में पूछने वाला है। तो चलो क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज? तो पहले मैं आपको एक सिंपल डिफिनेशन बताता हूं एक सटीक तरीके से और उसके बाद मैं समझाने का काम करूंगा। तो जैसे मैं भी लिखूंगा कॉपी और पेन लेकर के आप लोग बैठ जाइए और आप लोग भी नोट करना शुरू करें। तो डिफिनेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज। बच्चा लोग ये पुल नहीं है, पुल नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट which is used to measure an unknown रेजिस्टेंस। क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है विच इज यूज टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस, जो कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके बारे में क्या लिखेंगे? तो इट वाज मेड बाय और डिस्कवर्ड बाय, इट वाज डिस्कवर्ड बाय सैमुअल हंटर क्रिस्टी। ये क्रिस्टी है कि सर सृष्टि है? और सृष्टि है तो सर सृष्टि कौन है? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सैमुअल हंटर क्रिस्टी इन 1833 बट इट वॉज इम्प्रूव्ड एंड popularized by Wheatstone, चार्ल्स व्हीटस्टोन। पूरा नाम चार्ल्स व्हीटस्टोन in 1843. So in his favor, in his honor, it was known called व्हीटस्टोन ब्रिज। बात समझ में आया? तो चलिए बच्चे लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको क्या करना है? डिफिनेशन बस इतना याद रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज
एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है और इसका यूज करके हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। वी फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट वाज इन्वेंटेड फर्स्टली बाय सैमुअल हंटर क्रिस्टी इन 1833। अब बोलिएगा आप कि सर इसका इन्वेंशन, इसका डिस्कवरी सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने किया था, तो सर इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों पड़ गया, हंटर क्रिस्टी ब्रिज क्यों नहीं पड़ा सर? क्यों? बिकॉज it was improved and popularized by चार्ल्स व्हीटस्टोन। इसको, इस जो व्हीटस्टोन ब्रिज बना, इसको सबसे ज्यादा इंप्रूव किया और पॉपुलर इसको कौन बनाया? चार्ल्स व्हीटस्टोन ने बनाया था। और इसी वजह से इनके ही ऑनर पे, इनके ही नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप लोग याद रखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कोई भी ऐसा पुल वूल जैसा बच्चा वाला बात मत कर देना। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? एक सिंपल सा सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जिसका यूज किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए किया जाता है। इसको बनाया गया था किसके द्वारा? तो ये बनाया गया था चार्ल्स, इसके हंटर, सैमुअल हंटर क्रिस्टी के द्वारा। और इसको पॉपुलर और इंप्रूव करने का काम किसने किया था? चार्ल्स व्हीटस्टोन ने। और इसलिए इन्हीं के ऑनर में इनका नाम जो है, इन्हीं के फेवर में व्हीटस्टोन ब्रिज रखा गया। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। यस सर, हम तो समझ गए। अब बात करते हैं, देखो वीडियो को पॉज करो, जल्दी से नोट करो। लेकिन चलो सर, नोट तो कर लियो तुम लोग। सेकेंड डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। आई एम गिविंग नाउ द सेकेंड डिफिनेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तितली उड़ जाओ। चलो, सेकेंड डिफिनेशन क्या कहता है? सेकेंड डिफिनेशन जो इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये देखो क्या है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इस तरीके से होता है और इसमें 4 रजिस्टर्स लगे होते हैं और यहाँ पर क्या होता है? एक सेल लगा हुआ है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये एक प्लग की है। ये क्या है? प्लग की K2। और इट इज अ गैल्वेनोमीटर एंड another plug key is here, it is known as K1. 4 resistances are connected. This is resistance 1, this is resistance 2, this is resistance 3 and this is resistance 4. R1, R2, R3 and R4. The current passing through this way, it is current I, and the current again I inside the here. तो चलो बात करते हैं क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज डायग्राम आप लोग देख लो। ये नाम दे देते हैं A, ये B, ये C, ये D। तो अगर फिगर के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं इसको डिफाइन करूं तो वी कैन राइट दैट व्हीटस्टोन ब्रिज व्हेन 4 रेजिस्टेंसेस, 4, 1, 2, 3, 4, व्हेन 4 रेजिस्टेंसेस आर connected in the form of a quadrilateral, in such a way so that at its two ends मतलब 2 कैसा ends? 2 corresponding ends. At its 2 corresponding ends a galvanometer is connected and between its other two end a cell is connected. Then this arrangement is called व्हीटस्टोन ब्रिज। सर ये कौन सा ब्रिज है? व्हीटस्टोन ब्रिज। बात समझ में आया?
व्हीटस्टोन ना ब्रिज, अरे फ्रिज नहीं चलाओ, अभी ठंडा लग रहा है। तो देखो बच्चा लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जो सैमुअल हंटर क्रिस्टी थे, व्हीटस्टोन ब्रिज थे, उन्होंने 4 रेजिस्टेंसेस को एक क्वाड्रिलैटरल के 4 साइड के फॉर्म में इस तरह से कनेक्ट किया था कि इसके 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंड के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंड के बीच में एक क्या लगा दिया, सेल कनेक्ट किया। वंस अगेन, 2 between 2 corresponding end a galvanometer is connected and between other 2 corresponding ends a cell is connected. So this type of arrangement of resistors in the form of quadrilateral is called व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके ना? यस सर। तो ये डिफिनेशन आप अच्छे से समझ गए। तो आपको अगर डिफिनेशन लिखना है सिर्फ, तो काफी अच्छा डिफिनेशन मैंने बताया, सटीक बताया, और इससे बेहतर डिफिनेशन कोई नहीं हो सकता है। तो बात करेंगे क्या अब सर, ये तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज का आंसर दिया आपने। अब जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी वो ये है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, और यही क्वेश्चन जो है आपके 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। और बहुत से पिछले जो प्रीवियस एग्जाम है उसमें 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग बिल्कुल इसका तैयारी अच्छे से नहीं करना, क्योंकि तुम लोग तो बच्चे जो हो बदमाश हो। सर हम लोग को बदमाश बच्चा मत बोलिए, आपके तुरंत वीडियो को सर डिलीट करूंगा अपने मोबाइल से। चलो बच्चा, वीडियो को डिलीट मत करना, ठीक है? नहीं तो हम तुम्हारे पापा को मैसेज कर देंगे। अच्छे सर, अच्छा। तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? फाइंड द एक्सप्रेशन और कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, हम लोग जो है सबसे पहले जानेंगे कि आखिर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो क्या है, हम लोग जान लेते हैं कि देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये बैलेंस, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का मैंने फिगर ड्रा किया था यहाँ पर टन करके। ठीक है, ये जो है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हमने बनाया था, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहाँ पर ये प्लग की लगा दो फट। यहाँ पर K2 था, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया था मैंने, यहाँ पर क्या था, प्लग की था, ये K1, और 4 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एट द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पे जो 4 रेजिस्टेंस थे वो इस तरीके से कनेक्टेड थे। ठीक है ना? हाँ, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 है। तो मैं बात बता दूं आपको, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। ओके सर, तो बात है यहाँ पे कि सर कौन से कंडीशन में इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये क्या है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है सर। तो इसको कब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाएगा? तो देखिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब होता है कि अगर इसके गैल्वेनोमीटर में फ्लो करने वाला करेंट 0 हो जाए, इफ द करेंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज 0, देन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर सपोज करो कि द करेंट पासिंग इन द गैल्वेनोमीटर इज IG मतलब सर क्या बोल रहे हैं सर? IG आप बोल रहे हैं सर? किसको बोल रहे हैं सर? तो इफ द करेंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज IG and IG is equal to 0, then the व्हीटस्टोन ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या लिखेंगे आप? लिखना है कि if the 4 resistors are connected in व्हीटस्टोन ब्रिज in such a way so that the current passing in the through the galvanometer is 0, then it is called balanced व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड
Wheatstone bridge. Okay, that is sir IG equal to 0. मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ और हमने क्या किया, चारों रेजिस्टेंसेस को R1 R2 R3 R4 ये जो रेजिस्टेंसेस है इसको हम लोग इस तरीके से अरेंज किए हैं, इनके वैल्यू को इस तरह से हमने क्या किया है, कंसीडर किया है, अरेंज किया है कि गैल्वेनोमीटर से फ्लो करने वाली जो करंट की वैल्यू है वो 0 आ जाए। तो इन दिस कंडीशन आप समझ लेना कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या कहलाएगी, उसे कही जाएगी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सर नाउ हम लोग जो है समझ लिए कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। अब सर कंडीशन बता दो, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। किस कंडीशन, ये तो हम लोग सर जान गया कि सर इसमें गैल्वेनोमीटर में अगर करंट फ्लो करेगा 0 तो वो सर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। बट बैलेंस किस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में फ्लो करने वाला करंट 0 होगा, ठीक है, वो कंडीशन बता दीजिए। तो आइए कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो चलो हम कंडीशन को फाइंड करने के लिए किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। सर ये कौन सा लॉ होता है, किरचॉफ्स लॉ? तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में किरचॉफ्स लॉ के बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से बताया है, और नहीं अगर आप जानते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो है जो कि किरचॉफ्स लॉ पर है वो आप ज़रूर देख लें। तो चलिए आइए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट बी दिखाई दे रहा है और पॉइंट डी दिखाई दे रहा है, यहाँ से ट्रिक को आप पकड़िएगा। कैसे मैं प्रूव कर रहा हूँ वो बात को एकदम अच्छे समझिएगा। बिल्कुल सा एक फंडामेंटल ट्रिकली है, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहाँ चलना है, आपको चलना है पॉइंट बी और पॉइंट डी पर। कहाँ पे, पॉइंट बी पर, पॉइंट डी पर। पॉइंट बी और पॉइंट डी जो है वहाँ पे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है। तो नाउ बाय अप्लाइंग, देखिए नाउ बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग पॉइंट बी पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो बताइए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करें। ये करंट आई यहाँ से आया, ये जैसे ही करंट आई आया, आई फ्लो करते 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 करंट आई को दिखाई दिया, अरे यहाँ पर तो दो रास्ता दिखाई दे रहा है सर, तो हम क्या करेंगे, इधर भी फ्लो करेंगे और इधर भी फ्लो करेंगे। तो ये जो आई करंट था वो 2 पार्ट में बट गया, एक I1 में, एक I2 में। फिर I2 जब आगे चलते गया I2 को फिर से लालच आया कि हमें 2 रास्ता फिर से दिखाई दिया, एक रास्ता इधर वाला रास्ता, एक रास्ता इधर वाला। तो ये करंट I1 जो है फिर से 2 पार्ट में बट गया, एक करंट IG जो कि गैल्वेनोमीटर में चला गया, और एक करंट इधर वाला जो करंट है उसको सपोज कर लो I3 मान लिए हम लोग। अब क्या कर लो, ये जो I2 करंट आया, ये I2 यहाँ से आया, I2 करंट यहाँ से आया, IG को साथ बुलाया और दोनों मिल का उधर जो साथ साथ चला जाया। तो क्या हुआ, तो देखो ये I2 करंट यहाँ पे आया, IG करंट को साथ बुलाया, दोनों मिलकर साथ साथ उधर जाके गाया। तो क्या हो जाएगा, I2 करंट IG करंट दोनों ज्वाइन होगा, मिलेगा, तो इधर करंट जो फ्लो होगा उस करंट का नाम हमने क्या रखा, I4 रखा। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने बताया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो व्हाट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ? तो आप सभी प्यारे बच्चे जानते होंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किसे कहते हैं। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर मिलने वाले सभी करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि all the incoming current, sum of all the incoming current is equal to the sum of all the outgoing current। कोई भी पॉइंट पर इनकमिंग करंट का सम इक्वल होता है उस पॉइंट से आउटगोइंग करंट के इक्वल ना। तो यहां पर चलो पॉइंट बी पर कितना इनकमिंग करंट कौन है, I1। तो याद रखिए, आपको पता है कि जो भी इनकमिंग करंट होता है उनका साइन पॉजिटिव लेते हैं, जो आउटगोइंग करंट होता है उनका साइन निगेटिव लेते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, I1 ले लिया, और I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I3। आउटगोइंग करंट कौन कौन है, I3 और IG। तो I1 इज इक्वल टू I3 प्लस IG आ जाएगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि IG का वैल्यू 0 होगा, क्यों,
क्योंकि ये जो है ना वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो आपको लिखना है सिंस इट इज अ वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सो I इज इक्वल टू 0। तो सो यहाँ से हम लोग फाइंड किया क्या है, I1 इज इक्वल टू I3। ओके सर, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन we apply Kirchhoff's law, we apply Kirchhoff's law at a point D। क्या करना है, एक पॉइंट B पर, आपको मैंने बता दिया इस पॉइंट पे किरचॉफ्स फर्स्ट लगाना है। यहाँ पे क्या, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, यहाँ पे वी अप्लाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ एट पॉइंट डी। तो डी पर क्या, टोटल इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करेंट। तो बताइए इस पॉइंट पे कौन कौन सा इनकमिंग करेंट है, इनकमिंग कौन सा करेंट इनकमिंग हो रहा है, I2 इनकमिंग हो रहा है, और ये देखो IG करेंट आ रहा है ऐसे, ये भी इनकमिंग करेंट हो गया, और आउटगोइंग करेंट क्या हो गया, I4। तो द सम ऑफ टोटल इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल आउटगोइंग करेंट। तो इनकमिंग करेंट I2 प्लस IG is equal to outgoing current I4। as we know that IG का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो I2 प्लस 0 is equal to I4। तो यहाँ से बोलो लिख सकते हैं I2 is equal to I4। ओके ना सर, ओके सर। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो नाउ बाय फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, ओके ना। तो फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू I3 अपॉन I4, बस हो गया। ये मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब मैं क्या करूं, मुझे तो इरेज करना पड़ेगा। तो मैं देखो डायग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं, और यहाँ से ये जो है ना मैंने डायग्राम को शॉर्ट किया, और शॉर्ट करके मैंने इतना सारा भारत सरकार का जगह बचा लिया। तो चलिए आइए, यहाँ पे मैं अब अप्लाई करूँगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉइंट बी और पॉइंट डी पर क्या अप्लाई करने थे, तो पॉइंट बी और पॉइंट डी पर अप्लाई करने थे आपके क्या, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब बात आ रही है किरचॉफ्स सेकंड लॉ की। तो ये जो आपको जगह दिखाई दे रहा है जहां पे मैंने टिक किया, वो जो एरिया है क्लोज लूप ए बी डी ए में, ए बी डी ए, इस क्लोज लूप में हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ। फिर इस वाले क्लोज लूप में बी सी डी बी, इसमें अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ को। ओके ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, नाउ बाय किरचॉफ सेकंड लॉ। सर किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर क्लोज पाथ या क्लोज सर्किट, और क्लोज सर्किट ए बी डी ए, क्लोज सर्किट ए बी डी ए में चली। तो मैंने बताया देखो किरचॉफ सेकंड रूल क्या बोलता है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेजिस्टेंस, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ current and resistance in each part of a closed circuit is equal to the total electromotive force। आपको याद होगा ना बच्चे लोग, the sum of product of electric current and resistance of each part of a closed circuit is equal to the total electromotive force। तो यहाँ पे इस क्लोज सर्किट में चलिए, यहाँ पर मैंने बताया था कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो चलिएगा वहाँ पर साइन आपको पॉजिटिव लेना है, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज, अब आंटी नहीं बोल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में आपको चलना पड़ेगा। सर आप तो आंटी बोल रहे हैं, सर आप तो सर बदमाश हैं आप। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही आप चलिएगा तो साइन क्या लेना है, निगेटिव। तो चलिए मैं चलूंगा क्या, ये क्लोज सर्किट में चलो, तो I1 इंटू R1 प्रोडक्ट करो करंट और रेजिस्टेंस का, I1 इंटू R1 फिर आ जाओ इसमें या IZ इंटू Z, करेंट है IZ और ये क्या हो गया Z, और फिर क्या I2, ये वाला ये क्लोज लूप में I2 इंटू R4।
ठीक है। अब बताओ साइन रखने के बाद साइन कैसा रखना है, तो देखिए ये करंट का डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है आई जी, ये I1 ऐसे गया, आई जी नीचे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, इसलिए मैंने दोनों का साइन क्या रखा, प्लस रखा। और ये देखो एंटी क्लॉकवाइज I2 करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रहा है, इसलिए मैंने इसे माइनस में लिया। और सम ऑफ current and resistance, sum of product of current and resistance is equal to the total electromotive force of the closed circuit। तो इस बताइए इस क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहाँ दिखाई दे रहा है, सर कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या आ गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0। ठीक है, चलिए क्या किया मैंने बताया किरचॉफ सेकंड लॉ बच्चे लोग कि किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस of each part of a closed circuit is equal to the total electromotive force of that closed circuit। तो according to that theory we will add the I1 R1 IZ into Z minus I2 into R4, इसलिए equal to क्या, 0, बिकॉज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0 है इस क्लोज सर्किट। यहाँ का मत लेना सर, यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सर ये आप 0 ले रहे सर, आप जो है गलत करे सर, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं। तो क्या करेंगे, अब बताओ IG का वैल्यू क्या लेना है, 0 लेना है, बिकॉज तो आप जान रहे हैं क्योंकि सर ये जो है ना सर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है सर, तो इसीलिए हम लोग ले लिए। तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R4। तो यहां से हम I1 बाई I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, I1 बाई I2 का वैल्यू आ गया R4 और R4 बाई R1, ठीक है, R4 बाई R1। ओके सर। उसके बाद क्या करना है, अगेन अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ, अगेन अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर क्लोज सर्किट BCDB। तो अब क्या अप्लाई करो किरचॉफ सेकंड लॉ, वही काम करना है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस I3 R2, ठीक है, I3 कर दो R2 कर दो, ठीक है, करंट एंड रेजिस्टेंस I4 R3 ये वाला में चलना है BCDB में। तो I3 इंटू R2, फिर इसमें I4 इंटू R3, फिर क्या आ जाएगा IG, इसमें है ना ये वाला क्लोज सर्किट में चलो ना, तो करंट क्या IG और रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को हमने G माना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप लोग, गैल्वेनोमीटर द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज अज्यूम्ड हियर एज G, ओके, तो IG इंटू C। अब बात रही सर इतना बराबर, तो सर इसमें बताओ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहीं दिखाई दे रहा है, सर नहीं दिखाई दे रहा, क्या लिखेंगे 0। अब साइन की बात रहा सर, साइन कैसे लें, तो मैंने बताया अगर आप चलोगे क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन क्या, क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव लेना है साइन, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव। तो I3 कैसे आ रहा है सर, ये तो क्लॉकवाइज हो रहा है सर, I3 कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज, ओके सर, तो इसलिए मैंने प्लस में लिया। अब बताओ ये, अब इसको देखो IG और I4 ये कैसे आ रहा है, सॉरी IG क्या है, IG देखो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, I4 कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या साइन लेना है, निगेटिव ले लो, तो निगेटिव ले लो। अब उसके बाद बताओ IG का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सर IG का वैल्यू तो 0 आएगा, I4 का वैल्यू ऐसे ही, और IG का वैल्यू मैंने 0 कहा, तो 0 इंटू ये पूरा 0 हो जाएगा और इतना बराबर 0, तो ये हो जाएगा I3 R2 बराबर I4। और यहाँ से हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं I3 अपॉन I4 का, I3 अपॉन R4 बराबर R3 अपॉन R2। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ से फाइंड किया I1 अपॉन I2, यहाँ से फाइंड किया I3 अपॉन I4, और मैं देख रहा हूँ बाई इक्वेशन थर्ड में I1 बाई I2 और I3 बाई I4, देखो I1 बाई I2 और I3 बाई I4 ये दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल है। तो जब दोनों का वैल्यू इक्वल है तो I1 बाई I2 के जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, और I3 बाई I4 के जगह R3 बाई R2 पुट करो। तो अब मैं कहाँ पुट करूँगा, तो कहाँ पुट करूँगा, ये वाले जगह में मुझे भारत सरकार ने ये जगह दिया है। इसके बाद यहाँ तो क्या करो, पुट द वैल्यू, ठीक है, पुट दिस वैल्यूज इन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यूज इन
फर्स्ट नहीं, फर्स्ट बचपन से कहते आते हैं, थर्ड में। तो चलो I1 बाई I2 की जगह क्या रखना है, R4 अपॉन R1। ओके सर, और इसके जगह क्या रखना है, R3 अपॉन R2। ओके, तो क्या आया, R4 बाई R1। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो देखो R1 को आप वहां भेजो, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और इसलिए ये हो जाएगा R4 बाई R3, R1 ऊपर भेज दो, R1 बाई R2। ओके सर, R1 बाई R2 बराबर आ गया R4 बाई R3, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर आया R4 बाई R1, मतलब R4 अपॉन R1, इसका और इसका रेशियो इसके इसको रेशियो का बराबर आया था, या इसी चीज़ को लिखा मैंने, R4 है, इसके डिवाइड में R3 को लाया, R1 को वहाँ कर दिया, तो हो गया R4 अपॉन R3 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। मतलब ये रेशियो अगर R4 और R3 इसका रेशियो, ये दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाए, तो वैसे कंडीशन में समझ लीजिएगा कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और इसी कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत बच्चे लोग? तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर बात आ जाए कि इसके कंडीशन को फाइंड कीजिए, तो आप करेंगे क्या, तो आप ट्रिकली स्टडी कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट बी और पॉइंट डी पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। आप क्या करना है, पॉइंट बी और पॉइंट डी पर किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, वहां से मिल जाएगा I1 इक्वल टू I3 और I2 इक्वल टू I4। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद एक इक्वेशन मिलेगा I1 अपॉन I2 और I3 अपॉन I4। अब यही जो है, यही मेन पॉइंट है। ये बी और डी पॉइंट पर जब हम चलेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से, तो हमारा ये आया। अब ये जो दो किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करना है, दोनों ये जो क्लोज लूप है, दोनों क्लोज लूप में, वो क्यों करना है, जब आप इस क्लोज लूप में चलिएगा, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, तो I1 बाई I2 का वैल्यू निकलेगा। ये जो I1 बाई I2 और I3 बाई I4 आया, उसी का वैल्यू निकलेगा किरचॉफ सेकंड लॉ से। तो हमने ये वाला क्लोज लूप में चला है, किस लिए, I1 बाई I2 के वैल्यू को फाइंड करने के लिए। देखो यहाँ पे हमने फाइंड भी किया, और यहां से जब इस लूप में आप चलेंगे, तो आपको I3 बाई I4 का वैल्यू आएगा, I3 बाई I4 का वैल्यू आएगा, और ये दोनों वैल्यूज को पुट कर देना है इसी इक्वेशन में। मतलब इसी इक्वेशन को पहले क्या करो, बी और डी पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करके लाओ, और फिर इन्हीं दोनों का वैल्यू निकालो, दोनों क्लोज लूप में चल करके सेकंड लॉ से, और फिर वही दोनों वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कर दो, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई होगी, और व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, और इसी तरह के लगातार मैं वीडियोस लेकर आते रहूँगा, और आप अपने एग्ज़ाम के काफ़ी बेस्ट प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे लोग।